kisscast.com and Made in Media MIM presents साक्षात्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुलेमान भी हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपकी सांस्कृतिक राजपाट और मीडिया इस विषय पर भी रुचि हुई है। सर, सर्वप्रथम तो आपसे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया से भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय तक का आपका सफर कैसा रहा? यह तो बहुत ही सुंदर अवसर है कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए यहाँ बुलाया और मुझे भी वो अतीत अपना ध्यान में आने लगा और अंदर से ही एक ऐसी खुशी हो रही है कि गांव का एक बालक, गांव का एक युवा जब शहर को आता है और जब वो मुड़कर देखता है कि कुछ उसके अतीत में उसकी यात्राएं कैसे रही हैं और एक वह जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है तो निश्चित तौर पर उसके मन में बहुत प्रसन्नता होती है। मैं भी बहुत ही छोटे से गांव से, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ एक युवा हूं और वहां से चल के पत्रकारिता आज बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करने के लिए, इस क्षेत्र से जुड़ने के लिए दूर सुदूर गाँव में विधाएँ उतनी नहीं हैं। इस नाते उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र देवरिया, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, देवरिया जनपद है मेरा गांव, बहुत छोटे से नदी के तट पर एक गांव है छोटा सा। वहाँ हम लोग 3 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे, अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की। उसके बाद गोरखपुर आए। गोरखपुर में बड़ा सा है तो इन सारी चीज़ों को, समसामयिक चीज़ों को, देश दुनिया को देखने का तजुर्बा होगा। उसके बाद भोपाल, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय बहुत बड़ा नाम है और ऐसे हर युवा जो पत्रकार बनना चाहता है उसका ख्वाहिश होता है, सपना रहता है कि इस विश्वविद्यालय में दाखिला लें। और मैं भी ऐसे ही सोच के आया था और ईश्वर की कृपा हुई और अपना कुछ परिश्रम, अपना प्रवेश मिला और आज हम आपके सामने हैं। जी सर, जब आपने अपने घर पर बताया कि मैं मीडिया की पढ़ाई के लिए भोपाल के माखनलाल विश्वविद्यालय में जाना चाहता हूँ, तो आपके घर में आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया? निश्चित तौर पर जब इस बात को मैं बताया, आज से ठीक ये बात लगभग 12-13 वर्ष पहले की है। 13 वर्ष पूर्व ग्रामीण परिवेश में वहाँ पर इस तरह से पत्रकारिता को लेकर जागरूकता नहीं थी। वहाँ गांव के क्षेत्रों में खास करके और जो ऐसा क्षेत्र जहाँ जो मेन स्ट्रीम से बचा है, जहाँ लाइट की समस्या है, जहाँ अखबार रोज नहीं मिल पाते हैं पढ़ने को, लेकिन जागरूकता व्यक्ति में है, मनुष्य में जागरूकता है। ऐसे में यह बताना कि पत्रकारिता भी एक कैरियर है और उसमें हमें कुछ करने का के लिए जाना है, तो निश्चित तौर पर परिवार, और आपने पूछा तो मैं आपको आज एक बात बता भी दूँ कि मेरे घर से लोग ये चाहते थे कि मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो विज्ञान संकाय में मैं पढ़ता था, तो उन लोगों की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, इस काम को करूँ, इस विधा में, इस क्षेत्र में जाऊँ। लेकिन मेरे मन में पत्रकारिता और बाद में शैक्षिक शिक्षण से जुड़ने का ये अवसर मिला, सौभाग्य मिला। तो निश्चित तौर पर परिवार ने तो साथ दिया, लेकिन उसके लिए भी था कि ये संघर्ष का आलम रहेगा। चलो अच्छा है, बहुत सारी शुभकामनाएं दी उन लोगों ने और उनके ही आशीर्वाद और स्नेह से ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है और आज हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ करने के लिए और बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं जिसको लेकर हम चल रहे हैं। सर, जब आप विद्यार्थी थे और आज जब आप एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो तब के छात्र और शिक्षक और आज के छात्र और शिक्षक के तौर तरीकों में आप क्या अंतर देखते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, अब समाज में हमेशा विकास के क्रम को समाज स्वीकारता है। जब हम आए थे उस समय तकनीकी विधाएं उस तरह से नहीं विकसित थी। आज तकनीकी विधाएं बहुत तेज गति में, संचार का माध्यम, आज का युग संचार का युग है, तो निश्चित तौर पर उस समय भी प्रगति कर रहा था। तो शैक्षणिक संस्थान और गुरु शिष्य की जहाँ तक बात है, तो भारत तो आस्थाओं का देश है, भारत तो श्रद्धा का देश है और संस्कार तो यहाँ के हर व्यक्ति के रक्त में बसा हुआ है। तो शिष्य और गुरु, ये संबंध और ये भाव और शिक्षा, एक चीज़ जरूर है, उस समय पत्रकारिता के क्षेत्र में दाखिला लेने वाले हम जैसे जितने युवा आते थे, विद्यार्थी आते थे, तो उनके मन में पत्रकारिता के रूप में राष्ट्रवाद, वह चीज़ जो स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे हमारे सेना नायकों ने, सेनानियों ने जो अपने प्राण की आहुति देके भारत की स्वतंत्रता के लिए पत्रकारिता को अंगीकार किया था, तो इस तरह के सपने, यानी समाज को कुछ कर गुजरने के लिए, समाज को कुछ दे सके, ऐसा करने के लिए पत्रकारिता एक भाव है।
अब पत्रकारिता पूर्णतः कैरियर है, जो आज की आवश्यकता है। ये मौलिक दोनों में अंतर है। सर, एक गांव देवरिया गांव का एक बालक जो कि मीडिया की पढ़ाई करने के लिए भोपाल आता है और विश्वविद्यालय में पीएचडी करता है, फिर वो जाकर मीडिया के क्षेत्रों में भी काम करता है और आज अध्यापन कर रहा है। तो आप मीडिया के क्षेत्र में करियर बनाने आए थे और आज आप अध्यापन कर रहे हैं, अध्यापन की ओर आपका रुझान कैसे हुआ? निश्चित तौर पर ये आपका प्रश्न तो बहुत लाजमी है। अध्यापन अर्थात देखिए, मैंने जब आप कभी भी किसी भी चीज़ पर कहीं काम करने के लिए, पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ रह के आपकी चक्षुएं खुलती हैं, यानी नेत्र आपका वहाँ आपके गुरुओं के द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने से ही आपको समझ में आता है। तो मैं जब भोपाल आया, मैं पढ़ाई किया। मेरे इस अवसर पर मैं नाम लेना चाहूँगा, मेरे विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सरवानी सर थे, वो स्वयं तो विषय में पीएचडी हैं और उनकी प्रेरणा रही। और बाद में संयोग से बड़ा सुंदर एक अवसर मिला कि हमारे विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति आदरणीय प्रोफेसर ब्रज किशोर कुठियाला जी, उनका मैं शिष्य बना, उनके अंडर में पीएचडी किया और ये अवसर मिला, इस क्षेत्र में आ गया। तो पीएचडी करने के समय यानी एक छात्र पढ़ाई पूरी करता है, उसके बाद पीएचडी करने के सपने सजोता है और फिर पीएचडी करता है, और जब पीएचडी करेगा तो परिणति आपके सामने एक शिक्षक के नाते में। आपका भोपाल और लखनऊ दोनों से गहरा नाता है, तो आप दोनों की तहजीब को कैसे जोड़ते हैं? हाँ, बात बिल्कुल सही आपने कहा। लखनऊ मेरा हृदय प्रदेश है, मैं वहाँ का मूलतः रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। तो लखनऊ में मेरा परिवार रहता है, तो मुझे जब भी अवसर मिलता है तो मेरे बच्चे लखनऊ के परवरिश में हैं और मैं भोपाल में हूँ, तो दोनों ही बड़ा सुंदर शहर है। दोनों की संस्कृतियाँ बहुत ही विशाल हैं और बड़ी सुंदर हैं। इन दोनों में रहने का अवसर मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इन दोनों में जब भी हमें अवसर मिलता है परिवार के साथ, मैं भोपाल में ही रहता हूँ या फिर मुझे अवसर मिलता है तो मैं लखनऊ में रहता हूँ। दोनों का सामंजस्य बहुत ही सुंदर और सुखद है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों पड़ोसी राज्य हैं, दोनों की बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजनीति और सामाजिक मुद्दों को कैसे एक दूसरे से जोड़ते हैं या हटाते हैं? देखिए, यह एक थोड़ा दूसरा विषय है। हर राज्य की अपनी अपनी राजनीतिक संस्कृति है। उत्तर प्रदेश, खास करके उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसा माना है तो एक तो बड़ा प्रदेश है। मध्य प्रदेश पूरे भारत का सेंटर प्लेस है। यहाँ की राजनीतिक गतिविधि अलग है, इसलिए हर राज्यों का अपना एक नेचर होता है राजनीतिक कार्यों का। तो वो तो उस कालखंड परिस्थिति में आकलन की जाती है और देखा जाता है, और वो अपने नेचर के हिसाब से दोनों राज्य, हर राज्य स्वतंत्र होता है काम करने का। तो मैं मानता हूँ जहाँ तक वो जागरूकता जो उत्तर प्रदेश में है, वो बनस्पति मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश मूलतः मध्य प्रदेश का जो स्वभाव है, स्वभावगत है, वो राजनीति की दृष्टि से बहुत ही सुचितापूर्ण और उत्तम है। उत्तर प्रदेश विशालकाय होने के कारण वहाँ दलों की संख्या ज़्यादा है। जैसे वहाँ पर बसपा है, वहाँ पर सपा है, वहाँ पर कांग्रेस है, वहाँ पर लोकल पार्टियाँ और हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, बीजेपी है, और मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 दल हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में चुनावी रिपोर्टिंग की काफ़ी अहम भूमिका है। आप चुनावी राजनीति और दलगत नीतियों से काफ़ी परिचित रहे हैं, आपकी इस विषय में क्या है? निश्चित तौर पर है। एक पत्रकार को जिस राजनीतिक दल का वह रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उसको उस दल की बारीकियों, उस दल की विचारधारा और उस दल की गतिविधियों से, पल पल की चीज़ों से जुड़े रहने का बहुत बड़ा अवसर होता है, और वो उसमें समाहित हो जाता है, तब जाके खबरें निकालता है। इसलिए राजनीतिक दल की रिपोर्टिंग बहुत ही संघर्षपूर्ण है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, और वह सरल नहीं है, बहुत आसान नहीं है। इसलिए एक पत्रकार को हम ये कह सकते हैं कि वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो स्वयं में उस दल के बारे में जितने बाकी अधिकृत जानकार लोग हैं दल के, उनसे कहीं ज़्यादा जानता है। मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत ऐसे पत्रकार हैं जिनको कांग्रेस कवर करते हुए, बीजेपी कवर करते हुए 15 साल हो गए, 20 साल होने जा रहे हैं। ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट अपने सामने उस दल के कई नेता को खड़ा होते देखे, तो
जो नेता उस दल का, जैसे कोई स्पोक्स पर्सन है, उस अधिकतम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लंबे समय तक नहीं रहता, लेकिन एक रिपोर्टर जो उस बीट को कवर कर रहा है वो लंबे समय तक कवर करता है। तो इस नाते मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार को उस दल के बारे में, उस दल की बारीकियों के बारे में, विचारधारा के बारे में, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, कैसे फंक्शनिंग है, उसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर क्या होते हैं, सीईसी क्या होता है, उसका संविधान पार्टी का क्या है, पार्टी का गठन क्या हुआ, पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति क्या है, महामंत्री का पावर कितना होता है, उसके संगठन के प्रभारी का प्रभाव कितना दम, सारे अधिकार क्षेत्र क्या क्या होते हैं, उसकी फंडिंग कैसे होती है, प्रवक्ताओं का रोल क्या होता है, मीडिया विंग कैसे काम करती है, चुनाव मैनेजमेंट में क्या काम होता है, और राज्य के यानी राज्य इकाई के प्रवक्ता, राज्य इकाई के मीडिया प्रभारी, राज्य इकाई का अध्यक्ष वो कैसे काम करता है, कुल मिला के फिर इस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक क्या होती है, फिर राष्ट्रीय कार्य परिषद क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को एक पत्रकार को बहुत करीब से देखने का अवसर मिलता है। ऐसा मैं मानता हूँ कि जो पत्रकार है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी को कवर करता है, वह उस पार्टी को बहुत बेहतर समझेगा तो बेहतर खबरें लाएगा। सर, आप यात्रा करनी है, आप भारत दर्शन अधिकतर करते रहते हैं। भारत दर्शन से क्या भारत के विविध पहलुओं को समझने में मदद मिलती है? निश्चित तौर पर ये तो बड़ी मेरे लिए भी गौरव की बात है और खुशी की होती है कि जब भी हमें अवसर मिलता है तो मैं यात्रा पे रहता हूँ और मैं यात्रा प्रेमी हूँ। निश्चित तौर पर जब हम भारत का दर्शन करेंगे, भारत भ्रमण करेंगे, तो इस देश और इस देश की संस्कृति को समझेंगे। तो संस्कृति और इस देश की जो मूल विरासत है, सभ्यता संस्कृति, तो जैसे अपने है कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी, यानी भारत को समझना है तो भारत के गांव में जाना पड़ेगा, भारत के दूर ग्रामीण अंचलों में, परिवेश में वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को देखना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत तो विविधताओं का देश है। यह देश ही विविधताओं का है। अलग अलग पंथ, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग मत, अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं और सब आपस में बड़े ही सुकून से रहते हैं। तभी तो इकबाल कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है। यही है भारत, अद्भुत है भारत। तो मुझे जब भी अवसर मिलता है तो मैं भारत को देखने का, करीब से देखने का, उस अवसर का मैं स्वागत करता हूँ और लाभ लेता हूँ। जी सर, आप सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय लोग हैं। पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए क्या ये एक उभरता मंच है? निश्चित तौर पर आज का युग सोशल मीडिया का युग बनता जा रहा है। सोशल मीडिया की ताकत सबके हाथ में एक ऐसा मंच दे दिया है कि सोशल मीडिया पर आपको लिखने का, वो आपके लिए एक अखबार बन गया है, वो आपका अपना पत्रिका बन गया है, वो आपका अपना सब कुछ ऐसा बन गया है कि आप वहाँ एक जर्नलिस्ट के नाते अपनी बात रख सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि भारत का आम जनमानस, आम व्यक्ति भी जो सोशल मीडिया से जुड़ा है, फेसबुक, ट्विटर, इन सारी चीज़ों से, ब्लॉग, अपनी बात को रखता है और रखता है। इसलिए उसकी लेखन, उसकी कौशल और कई बार तो बड़ी विचित्र स्थिति है। आप देखिए कितना अच्छा भी हो रहा है एक प्रकार से कि सोशल मीडिया ने अभी बहुत बड़े अच्छे काम किए। कई ऐसे काम, एक जिक्र करूंगा, पिछले दिनों महाराष्ट्र में पानी पूरी के समय जो पानी पूरी खिला रहा था उसने यूरिन का उसमें उपयोग कर दिया पानी के अभाव में। कुछ ऐसा एक घटना हम सबको देखने को आया। वो जो घटना है उसको ऊपर छाठे माले से देख रही थी एक लड़की, और देखिए क्या कि पानी पूरी वाले ने कैसे गंदे पानी को उसमें डालता है और उससे फिर बना रहा है। उसने उसको शूट किया और उसने अपने वॉल पे पोस्ट कर दिया। परिणाम जागृति। तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया एक ताकत है और उभरते युवा लोगों के लिए, आपको लिखने के लिए एक मंच है, स्वयं के लिए आपका एक अखबार है। आप अपनी पूरी अभिव्यक्ति, आपको जो लगता है कि जो नियमबद्ध है, जो कानूनबद्ध है, तो आप उस दायरे में आके वो सारा कुछ उस पर लिखते हैं। निश्चित तौर पर सोशल मीडिया आज के युवा पत्रकारों के लिए सुंदर अवसर है और सुंदर मंच है। सर, छात्र राजनीति ने देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए। आज की छात्र राजनीति किस दिशा की ओर मुड़ रही है? हाँ, ये बात सही है कि आज भारत में जो प्रमुख नेता हैं उनके बैकग्राउंड में हम जब जाएंगे, देखेंगे,
तो छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं। आज कैरियर कॉन्शियस युवा है हमारा। आज का स्टूडेंट अपने रोजगार के लिए अपने कैरियर को ठीक ढंग से सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो और राजनीति में जो विकृति आई है, राजनीति में जिस तरह से पिछले 2 दशक से जो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, ये आज के युवा को कहीं न कहीं कैरियर को लेकर सशंकित कर रही है। दूसरी चीज़, आज की राजनीति बहुत खर्चीली हो गई है, वह जन सेवा नहीं रही है, इस रूप में नहीं दिख रही है। तो निश्चित तौर पर आज के युवा के लिए, विद्यार्थी छात्र नेता के लिए, जो छात्र राजनीति में अपना करियर सुनिश्चित करना चाहता है, उसके लिए धन की बहुत आवश्यकता होगी है। इसलिए मैं मानता हूं कि वो दिन कुछ और थे, एक दिन कुछ और है। इसलिए मैं ऐसा कहूँगा कि करियर सुनिश्चित करें, राजनीति में तो आना ही होगा। सर, आप संवादों के जादूगर हैं। आपकी माइक के प्रति दीवानगी अक्सर देखने को मिल जाती है, पर कुछ छात्र माइक पर बोलने से कतराते हैं, वो अपनी हिचकिचाहट कैसे दूर करें? मैं उन सभी मित्रों से यही कहूँगा कि आपको जब भी अवसर मिले, आप खड़े हो जाइए। कहाँ? मंच पर। तो मंच पर जैसे ही आप खड़े होंगे तो एक बात आप बिल्कुल उसे नोट कर लें कि मंच पर जो भी खड़ा होता है वो सच बोलता है, और सच बोलने के लिए जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए। इसलिए आप अपने इस हिचकिचाहट को, इस संशय को और इस संकोच को दूर करें और मंच वाला माइक से दोस्ती करें, यही आपसे गुजारिश करूँगा। सर, पीआर का मीडिया के क्षेत्र में क्या योगदान है? मीडिया के विविध आयाम हैं। उस विविध आयाम में पब्लिक रिलेशन का एक अपना रोल है। सरकार के योजनाओं को बताने के लिए सरकारी पद हैं। यहाँ तक कि तो आप सभी अधिकारी, सभी नेता, अन्य क्षेत्रों में हर व्यक्ति अपना एक पीआर बना के रखा है कि पीआर का काम देखेंगे। तो पीआर का जो क्षेत्र है वो मीडिया से जुड़ा हुआ, सभी चैनल्स में, अखबार में, मीडिया के विविध आयामों में इसकी अब आवश्यकता हो गई है। इसलिए पब्लिक रिलेशन, यह जो विधा है, इस विधा में काम करने वाले जो यूथ हैं, जो मीडिया के छात्र हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। सर, लेखन कला का विकास जो कि आजकल के छात्रों के लिए दूरगामी हो गया है, टेढ़ी खीर हो गया है, बच्चे लिखने से कतराते हैं, और आप अक्सर अपने जेब में कलम और हाथ में डायरी लेकर चलते हैं। तो आप आजकल के बच्चे किस प्रति रुझान कैसे रखते हैं? देखिए, मैं इस बात को तो आपका ध्यान दिया है मुझ पर, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी बारीकियों से इन सारी चीज़ों को देखा है आपने। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि आज का जो बालक है वो टेलीविज़न पे अपना समय बिता रहा है, पार्क में नहीं जा रहा है, वो सूर्योदय नहीं देख पा रहा है। घर, स्कूल, घर, टीवी, स्कूल, घर, टीवी। वो छोटा सा बच्चा यही काम कर रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हो रहा है तो माउस पकड़ ले रहा है। तो ये जो मौलिक विधाएं हैं लेखन की, वो विलुप्त हो रही हैं। पहले क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, स्विमिंग, नदी में तैरना, गाँव में झुंड में खेलना, पार्क में जाना, ये सब बंद हो गया है। इससे आदमी स्वकेंद्रित परिवार में हो गया है। तो लेखन एक ऐसी विधा है जो आपको इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम करता है। यहीं से इन सारी चीज़ों का प्रस्फुटन होता है। तो इसीलिए मैंने अभी पिछले प्रश्न में आपसे कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जो आपके लिए वो अखबार है, आपके लिए वह समाचार पत्र है आपका। आप चाहें तो उस पर सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। और बहुत आवश्यक है, जो नहीं हो पा रहा है आज के युवा में, वो है कि वह स्वाध्याय नहीं हो पा रहा। साहित्य सृजन और साहित्य पठन ये नितांत आवश्यक है आज के युवा के लिए। मैं अपील करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा, मैं आग्रह करूंगा कि हर व्यक्ति के घर में, हर युवा के घर में, हर छात्र के घर में एक पुस्तकालय होनी ही चाहिए। पुस्तकालय रखेंगे, पुस्तकालय बनाएंगे, पुस्तक रखेंगे तो अध्ययन उसके संस्कारों में आएगा। इसलिए जब पढ़ेगा तो लिखेगा। सर, आपके इस विश्वविद्यालय से काफ़ी जुड़ा हुआ है, काफ़ी दशकों से आपसे जुड़े रहे हैं। आपका छात्र जीवन और अध्यापन जीवन दोनों से जुड़ा हुआ ऐसा अनुभव जो आप हमसे बांटना चाहते हैं?
जिससे बस। आपको गौरव महसूस होता है? देखिए, मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ा, इस विश्वविद्यालय की ये मेरे लिए मंदिर है, सरस्वती का मंदिर है। इस प्रांगण में मैं आया और मुझे आज इस रूप में रखा है। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, इससे मेरे गौरव जीवन में इससे बड़े गौरव का क्षण और क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अच्छा काम कर रहे हैं। पुनः मिलेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद सर। Thanks for watching. Share and subscribe us and stay tuned for next video.